चलो हेडिंग बना लो ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट, यहाँ पर फिर से मैं वर्ड का मतलब आपको समझा रहा हूँ। ल्यूको एक्चुअली ल्यू का मतलब होता है व्हाइट। वैसे ये सेल्स जो है वो व्हाइट नहीं होता, वो मरने पे व्हाइट हो जाता है, अदरवाइज ये कलरलेस रहता है। ठीक है। जैसे पिंपल वगैरह अभी होने का आपका एज है, तो पिंपल फट जाता है तो वहां से क्या निकल के आता है, पस निकल के आता है ना, वो व्हाइट कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें आपके बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी है वो मरे हुए डब्ल्यूबीसी वहां पर है, बैक्टीरिया के साथ फाइट करते करते वो मर गया, मतलब तो मरे हुए डब्ल्यूबीसी को हम लोग निकाल देंगे ना, वो व्हाइट हो जाता है। खैर अदरवाइज ये कलरलेस रहता है। बाकी साइट का मतलब मैंने आपको आरबीसी में भी बोला ही था, साइट का मतलब क्या है, सेल्स। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी से। अब एनसीईआरटी आप देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि शुरू शुरू में ये लोग बता रहे हैं हमें कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या डिफरेंसेस है। जैसे आप लोग खुद ही देखो कि यहाँ पर कहा गया है कि ये जो सेल्स है वो क्या है, कलरलेस है, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है। और यहाँ पर हमें बोला गया था क्योंकि हीमोग्लोबिन है तो इसलिए वो क्या है, रेड है। तो एक डिफरेंस तो सामने से वो आ गया, इसीलिए नाम में भी डिफरेंस है। उसके बाद फिर जो हमने लिखा था कि इसके पास क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, इसके पास क्या है, न्यूक्लियस है। इनफैक्ट तरह तरह के न्यूक्लियस है इसमें। ठीक है, आप लोग नीचे डायग्राम देखोगे तो ढेर टाइप का न्यूक्लियस मिल जाएगा। फिर क्या कहा गया है, रिलेटिवली लेसर इन नंबर। रिलेटिवली मतलब किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, इसके साथ। तो इसमें तो बोल ही दिया मोस्ट अबंडेंट है, जहां ये मिलियंस में पाया जाता है 1 मिलीमीटर क्यूब में, ये बस 1000 में पाया जाता है। क्योंकि ये हमारे बॉडी के पुलिस है ना, तो सिविलियन और पुलिस तो सेम नंबर पे नहीं रहेगा ना। ये तो नॉर्मल ब्लड का मतलब ये सिविलियन टाइप मान लो, ये नॉर्मल काम करते रहता है। अगर ब्लड में कहीं कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया, बैक्टीरिया वगैरह आ गया, तो उनको पकड़ने के लिए जगह जगह पुलिस चौकी बिठा के रखना पड़ेगा आपको। तो ये पुलिस है, तो इसलिए नंबर में इतना कम है। ठीक। फिर कहा गया है, एक और चीज कहा गया है, एग्जैक्ट आपको नहीं बोला गया है, लेकिन ल्यूकोसाइट्स आर व्हाट, जनरली शॉर्ट लिव्ड। किससे शॉर्ट लिव्ड, इससे कम रहता है मतलब इसका लाइफ स्पैन। ठीक है। क्यों नहीं कहा गया स्पेसिफिक, यहाँ पर तो बोल दिया गया था, इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि ल्यूकोसाइट अलग अलग टाइप का होता है, सबका अलग अलग लाइफ स्पैन है, तो इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींच के उन लोगों ने बोल दिया शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि तीन चार डिफरेंस है। एक और डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मतलब सब कॉन्शियसली पता होगा ही। इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या है, जो हमने अभी बोला। ठीक है, बॉडीज इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्कूल लेवल पे कि डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट, ल्यूकोसाइट्स एंड एरिथ्रोसाइट, क्वेश्चन बन सकता है। चलो क्वेश्चन आप लोग लिख लो, फिर हम लोग आंसर करते हैं। चलो लिखो, क्वेश्चंस लिखो। डिफरेंशिएट बिटवीन ल्यूकोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट, फिर आप लोग दो कॉलम बना लो। एक कॉलम पे हम लोग लिखेंगे आरबीसी, एक पे लिखेंगे डब्ल्यूबीसी। तीन कॉलम बनाना। एक कॉलम में मतलब कहाँ एक दूसरे से वो डिफरेंशिएट करता है वो लिखेंगे, वो छोटा कॉलम होगा, बाकी दो कॉलम बड़ा होगा। सबसे पहले आ गया क्या, सबसे पहले आ गया फर्स्ट डिफरेंस किस में आता है, कलर में आता है। पहला जो डिफरेंस है वो कलर के बेसिस पे, आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड। क्यों होता है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और इस तरफ क्या होगा लिखो आप लोग, यहाँ पर होगा क्या, कलरलेस होता है वो, व्हाइट नहीं कहा गया है ना, कलरलेस होता है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन या एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में एच भी लिखता हूँ मैं। ठीक है, बुक्स वगैरह में किसी किसी में लिखा भी जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कलर के बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है किस बेसिस पे आता है, न्यूक्लियस हमने देखा था, है ना। तो नेक्स्ट डिफरेंस आता है किस हिसाब से, न्यूक्लियस के पर्सपेक्टिव पे। तो न्यूक्लियस एक में होता है, एक में नहीं होता। तो किस में होता है न्यूक्लियस, किस में नहीं होता, लिखो आप लोग। आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट, और यहाँ पर लिखोगे प्रेजेंट। ठीक है, चलो लिखो, इसमें एब्सेंट होता है और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता, तो एक और डिफरेंस सामने से आ जाता है जो हमने डिस्कस नहीं किया था, वो है शेप। इनका शेप क्या होता है, आरबीसी का शेप होता है अजीब टाइप का होता है, सेल जैसा नहीं होता, क्या होता है, बाय कॉन्केव। बाय कॉन्केव होता है। और इसका क्या होता है, नॉर्मल सेल जैसा होता है, स्फेरिकल टाइप का। फिर नेक्स्ट आ जाओ, शेप के बाद फिर आ जाता है वो कितना पाया जाता है ना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा क्या, एबंडेंसी, कौन कितना एबंडेंट है, एबंडेंसी। यहाँ पर आपको लिखना है कौन कितना पाया जाता है, ये तो 5 to 5.5 मिलियन पाया जाता है पर क्या, मिलीमीटर क्यूब। और यहाँ पर कितना था नंबर, याद करो कितना था, 1000 में था, कितना 1000, 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है। फिर कहा गया था कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो रिलेटिवली क्या है, शॉर्टर है डब्ल्यूबीसी का। तो नेक्स्ट लाइफ स्पैन के बेसिस पे हम लोग आरबीसी में लिखेंगे क्या रहता है, 120 डेज रहता है। और यहाँ पर क्या, शॉर्टर
क्वार्टर मतलब किसी किसी का तो आवर्स में रहता है, WBC अलग अलग टाइप का होता है ना, तो फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज तक होता है, लेकिन 120 डेज नहीं होता किसी का। और जो मैंने लास्ट में आपको बोला था कि इन दोनों का क्या है, फंक्शन भी अलग अलग है। फंक्शन क्या अलग अलग है, एक का काम है क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और एक का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। अब पैराग्राफ में आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ल्यूकोसाइट्स में टाइप्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। कहा गया है कि ल्यूकोसाइट्स मेनली कितने कैटेगरीज के हैं, 2 टाइप का। ठीक है, 2 टाइप का किस बेसिस पे, यहाँ पर आप अपने एनसीईआरटी में भी देख सकते हो कि अगर ध्यान से देखोगे ना, जो एओसिनोफिल है, बेसोफिल है और जो न्यूट्रोफिल है, उसमें आपको ऐसे गोल गोल सा कुछ आपको अंदर ग्रेन्यूल्स दिखता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जिनमें ग्रेन्यूल्स है, वो ग्रेन्यूल वाला WBCs उनको कहा गया है क्या, ग्रेनुलोसाइट। नाम के पीछे, इन तीनों के पीछे फिल लगा हुआ है, तो तीनों फिल ब्रदर्स आप ऐसे याद रख सकते हो, वो किस में आता है, ग्रेनुलोसाइट में। ठीक है, जिनके नाम के पीछे फिल नहीं है, बस नॉर्मल साइट ही है, तो उनका साइटोप्लाज्म क्या रहता है, क्लियर रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, बेसोफिल का आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर इतने अच्छे से, आप अपने एनसीईआरटी में देख सकते हो या तो गूगल करके भी देख सकते हो। बेसोफिल का न्यूक्लियस छोड़ के बाकी सबका न्यूक्लियस यहाँ पर दिख जाता है। हर एक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनका न्यूक्लियस। जैसे यूसिनोफिल का न्यूक्लियस हमेशा आपको ऐसा कुछ हेडफोन जैसा आपको दिखेगा, इसमें भी ऐसा होता है, लेकिन उसमें जैसे बीच में एक और गांठ रहेगा, मतलब इसको हम लोग कहते हैं 2 लोब वाला न्यूक्लियस, बाइलोब्ड। इसमें 3 लोब वाला होता है, बेसोफिल में ट्राइलोब्ड होता है। इसमें न्यूट्रोफिल का कोई ठिकाना नहीं है, मतलब टेट्रालोब, पेंटालोब, ट्राइलोब कुछ भी हो सकता है, इसमें वेरी करता है, लेकिन होता है वैसा ही इमली जैसा, मतलब गांठ गांठ रहेगा। इसका मोनोसाइट का क्या रहता है, न्यूक्लियस किडनी शेप का रहता है, और इन दोनों का न्यूक्लियस नॉर्मल स्फेरिकल न्यूक्लियस रहता है, लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, आपको लिम्फोसाइट में फिर 2 टाइप मिल जाएगा, ये दोनों लिम्फोसाइट्स ही है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्यों आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसे मिसमैच टाइप के क्वेश्चन में एक तरफ नाम नहीं लिख के एक तरफ डायग्राम दिया जाता है, एक तरफ फंक्शन दिया जाता है। WBC का डायग्राम दिया जाएगा, फिर उसका फंक्शन दिया जाएगा, तो आपको डायग्राम के हिसाब से आपको पहचानना पड़ेगा ये कौन सा WBC है, तो उसमें पहचानोगे कैसे, न्यूक्लियस देख के। आई बात समझ। इसके अलावा हर WBC के बारे में आपको एक दो लाइन यहाँ पर लिखा गया है। चलो नोट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग बना लो, टाइप्स। चलो सबसे पहले हेडिंग बना लो, टाइप्स। टाइप्स में हम लोग चार्ट बना लेते हैं। 2 टाइप का पाया जाता है, जो ग्रेन्यूल्स होता है, जिनमें ग्रेन्यूल्स होता है उनको कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट्स, और जिनमें ग्रेन्यूल नहीं होता है उसको कहा जाता है क्या, ए ग्रेनुलोसाइट्स। यहाँ पर लिखेंगे क्यों कहा जाता है ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन देयर, कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पर ग्रेन्यूल्स नहीं होता है, लिखेंगे ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। फिर इसमें भी 2 टाइप का होता है, ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप का, और इसमें एक ग्रेनुलोसाइट 2 टाइप का। चलो नाम लिख लेते हैं, फिर सबके बारे में डिटेलिंग करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं न्यूट्रोफिल, उसके बाद योसिनोफिल। योसिनोफिल का एक और नाम है वैसे, एसिडोफिल भी कहा जाता है, और एक है आपका बेसोफिल। फिर यहाँ पर एक ग्रेनुलोसाइट में ये 2 टाइप का होता है खाली, एक होता है मोनोसाइट और दूसरा आपका कौन, लिम्फोसाइट। चलो एक एक के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग चार्ट बन चुका है, फिर आप लोग हेडिंग बना लो ग्रेनुलोसाइट, उसके अंदर फिर सब हेडिंग बनाना न्यूट्रोफिल। हेडिंग बना लो ग्रेनुलोसाइट, उसके अंदर सब हेडिंग है नंबर 1 न्यूट्रोफिल। अब इससे पहले कि कुछ आपको और समझाएं, पहले आपको मैं ये समझा दूं कि न्यूट्रोफिल को न्यूट्रोफिल क्यों कहा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स का मतलब होता है जैसे वाटर लविंग, है ना। तो न्यूट्रोफिल मतलब इनको कुछ न्यूट्रल चीज़ें पसंद है। न्यूट्रल चीज़ें पसंद है मतलब क्या, किस बेसिस पे कह रहे हैं हम लोग, आप लोग अगर प्रैक्टिकल क्लासेस करोगे, जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हमें सेल देखना हुआ ना, तो सेल के ऊपर हम लोग ना कुछ एक कलर डाल देते हैं, स्टेन, रेड कलर का आपने यूज़ किया होगा, सेफ्रेनिन यूज़ किया होगा। तो फिर अगर इन न्यूट्रोफिल्स को अगर देखना है, तो वहाँ पर जो हम लोग डाई डालेंगे ना, कलर जो डालेंगे, वो न्यूट्रल नेचर का होता है, न्यूट्रल चीज़ें ही इनके ऊपर अटैच्ड होता है। ठीक है, तो क्योंकि उनको न्यूट्रल चीज़ें पसंद है, इसलिए उनको क्या कहा जाए, न्यूट्रोफिल है। तो बाकी दोनों का आपको समझ में आ गया होगा। एसिडोफिल मतलब उनमें एसिडिक डाई डालो आप, और बेसिक में आप बेसिक डाई डालो। ठीक है, चलो तो नाम तो आपको समझ आ गया। आप न्यूट्रोफिल के बारे में क्या क्या लिखा गया है एक बारी बुक में देखो।
सबसे पहले देखते हैं कितना परसेंटेज पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 60 to 65%, मतलब डब्ल्यूबीसी में से मैक्सिमम क्या है? न्यूट्रोफिल ही है। तो आपको पूछा जा सकता है कि मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी क्या है? आंसर है आपका न्यूट्रोफिल। फिर न्यूट्रोफिल किस तरह का है? इसका नेचर कहाँ गया है? नेचर में कहाँ गया है? ये फेगोसाइटिक नेचर का है। अब फेगोसाइटोसिस आपको पता है? एमीबा फेगोसाइटोसिस करता है, आपने पढ़ा था। फेगोसाइटोसिस मतलब ईटिंग ऑफ सेल, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग ऑफ ए सेल। ठीक है, एक सेल जब किसी चीज को खाता है तो उस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। जैसे एमीबा स्यूडोपोडिया बना के किसी चीज को खा जाता है, एनगल्फ कर जाता है, तो एमीबा ने फेगोसाइटोसिस क्या कहते हैं हम लोग। तो हमारे बॉडी में भी अभी भी इस तरह के सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स के, एमीबा की तरह। जब भी आपको ब्लड में कहीं कुछ अगर फॉरेन पार्टिकल दिख गया तो वो क्या करता है? स्यूडोपोडिया बना के उसको खा जाता है। अब देखो, बचपन में जब हमें पढ़ाया जाता था कि डब्ल्यूबीसी क्या करता है, बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, बॉडीज इम्यूनिटी, तो हमें लगता था कि हर डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ऐसे ही बैक्टीरिया आने से उसको मार के खा जाता होगा। लेकिन हर डब्ल्यूबीसी का वही तरीका नहीं है। हर कोई बॉडी को प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है। दो ही ऐसा सेल है जो बाकी बैक्टीरिया वगैरह को खा सकता है, उसमें से मेन है कौन? न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये फेगोसाइटिक इन नेचर का है। चलो, फेगोसाइटोसिस आपको समझ में आ गया। तो मैंने कहा कि दो ही ऐसा सेल है जो बैक्टीरिया वगैरह आने से उसको पकड़ के खा जाता है। इन दोनों को हम लोग कहते हैं पुलिस, एक्चुअली पुलिस कहा जाता है। तो जो दूसरा है वो न्यूट्रोफिल से साइज में बड़ा है। आप लोग एनसीईआरटी में देखोगे, एक और आपको फेगोसाइटिक आपको मिल जाएगा। न्यूट्रोफिल और कौन है फेगोसाइटिक? न्यूट्रोफिल और कौन है? मोनोसाइट्स आर व्हाट? फेगोसाइटिक। तो न्यूट्रोफिल देखो यहाँ पर डायग्राम में न्यूट्रोफिल है और ये रहा क्या? मोनोसाइट। अगर ध्यान से देखोगे डायग्राम ध्यान से देखना जरूरी है। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा है साइज में ये मोनोसाइट। इसको कहते हैं हम लोग बड़ा पुलिस और इसको कहते हैं छोटा पुलिस, माइक्रो पुलिस, और इसको कहते हैं मैक्रो पुलिस कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे ऑल्सो नोन एज माइक्रो पुलिसमैन। फिर अब देखो न्यूट्रोफिल का जो डायग्राम है, डायग्राम में आपको देखना है, इट हैज, मैंने जो कहा था ना, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो ट्राइलोब भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, 5 लोब का भी हो सकता है। ईच हैज ए न्यूक्लियस विथ 3 to 5 लोब्स। इनफैक्ट यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखना, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखना है? इन फीमेल्स देखा गया है, ब्लड को अच्छे से हमने देखा तो देखा कि फीमेल में जो न्यूट्रोफिल पाया जाता है उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अलग होता है मेल के न्यूक्लियस से। देयर न्यूक्लियस हैज एन एडिशनल स्ट्रक्चर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एक ट्यूमर जैसा कुछ एक रहता है एडिशनल स्ट्रक्चर। उसको हम लोग वैसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। आपको सैटेलाइट डीएनए नहीं पता तो आप बस ऐसे मान लो, एक्स्ट्रा एक लोब जैसा होता है, नोन एज, उसको कहा जाता है बार बॉडी कहा जाता है। बस आप जान लो कि एक्स्ट्रा ऐसा कुछ होता है फीमेल के न्यूक्लियस में। कहा? न्यूट्रोफिल में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर मान लो कहीं पर थोड़ा सा ब्लड मिल गया क्राइम स्पॉट में, और सस्पेक्ट हो या फिर विक्टिम का ही ब्लड जो भी मिल गया, विक्टिम का बॉडी वगैरह नहीं मिल रहा है, जो भी है, अगर सस्पेक्ट आपको देखना है कि मेल है कि फीमेल है, तो ब्लड मिल गया, तो ब्लड में हम लोग क्या देखेंगे? न्यूट्रोफिल देख के आपको पता लग जाएगा कि जो सस्पेक्ट जिनका ब्लड वहाँ पर आपको क्राइम सीन में मिला वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, बार बॉडी अगर रहा न्यूक्लियस में तो मतलब वो क्या है? फीमेल का ब्लड है। ये डीएनए का ही पार्ट है एक्चुअली, थोड़ा एक्सटेंडेड एडिशनल डीएनए होता है फीमेल में। क्रोमोजोम के अंदर हमारे में डीएनए ही होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स होता है। ये तो हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया। तो अब देखो न्यूक्लियस का, इनका ना न्यूक्लियस का कोई ठिकाना नहीं है, मतलब 3 का भी हो सकता है, 4 का भी, 5 का भी, और मेल और फीमेल में भी अलग। तो अलग अलग न्यूक्लियस होता है कि नहीं, इनका न्यूक्लियस का अलग अलग फॉर्म होता है। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशंस इन द न्यूक्लियस दे आर ऑल्सो नोन एज PMNL। क्योंकि उनके न्यूक्लियस में ये सब वेराइटी है तो इनको एक और नाम दिया गया है PMNL। PMNL क्या है ये मैं कहीं बाहर से नहीं बता रहा हूँ, 12th के बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको ये मिल जाता है, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉली का मतलब क्या है? मल्टी, मॉर्फ मतलब एक्सटर्नल फीचर्स है ना, मतलब शेप टाइप। ठीक है, फॉर्म, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट मतलब वैसा ल्यूकोसाइट जिसके न्यूक्लियस का क्या है? मेनी फॉर्म्स है। मतलब न्यूट्रोफिल के बारे में जान लिया। नेक्स्ट कौन था? लिखो आप लोग, हेडिंग बनाओ। न्यूट्रोफिल के बाद दूसरा बंदा था कौन? नंबर 2 था आपका कौन? बोलो। यूसिनोफिल था कि नहीं? अब फिर से एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में देखो यूसिनस के बारे में
क्या लिखा गया है, ढूंढो यूसिनोफिल्स के बारे में, आपको मिल जाएगा। एक तो परसेंटेज लिखा गया है, फिर उनका फंक्शन दिया गया है। क्या कहा गया है फंक्शन, कि रेजिस्ट करता है किसको, इन्फेक्शन को। तो ये कुछ स्पेसिफिक नहीं हुआ, मतलब ये तो ऐसे ऊपर ऊपर सुपरफिशियली बोल दिया रेजिस्ट कर, मैं आपको समझाऊंगा क्या। और फिर कहा गया है एंड ऑल्सो व्हाट, क्या लिखा गया है, एसोसिएटेड विथ व्हाट, एलर्जिक रिएक्शन। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि एलर्जी के साथ एसोसिएटेड है। अब रेजिस्ट इन्फेक्शन, इसका मतलब क्या है, देखो ये भी तो इन्फेक्शन ही रेजिस्ट कर रहा था ना, जब बैक्टीरिया वगैरह को मार के खा जा रहा था, है ना। ये एक्चुअली पैरासाइटिक इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन अलग अलग है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन मतलब जैसे मान लो आपके पेट के अंदर टेपवर्म चला गया, इंटेस्टाइन में पहुंच गया टेपवर्म, तो उससे बचाने के लिए लिवर फ्लू पहुंच गया आपके खाने के साथ, उसका अंडा मतलब, ठीक है। तो ऐसे पैरासाइट से बचने के लिए हमारे पास क्या है, ईओसिनोफिल्स है। हाँ, तो बैक्टीरिया वगैरह से बचाने के लिए तो ये सब है, न्यूट्रोफिल वगैरह। इंजरी वगैरह होने से बैक्टीरिया पहुंच जाता है कहाँ, हमारे बॉडी फ्लूइड में पहुंचेगा, तो बॉडी फ्लूइड में आपको ये सब मिल जाएगा WBCs। अदरवाइज हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कुछ पैरासाइट वगैरह पहुंच गया, तो उन पैरासाइट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, यूसिनोफिल्स है। कई बार हम लोग हार जाते हैं, कई बार वो लोग हार जाते हैं। अब यूसिनोफिल्स क्या करता है, ये पहले तो नंबर लिखना है आपको, तो फंक्शन से पहले नंबर लिखो, कितना परसेंट कहाँ गया है, 2 to 3% कहाँ गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोग लिखोगे उसका जो फंक्शन दिया गया है, क्या करता है ये, रेजिस्ट करता है किसको, रेजिस्ट मैंने कहा पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करता है। इन्फेक्शंस जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल जैसे टेपवर्म, फिर जो मैंने आपको दिखाया था एनिमल किंगडम पढ़ाते टाइम, याद है आपको, पेट के अंदर जो चाउमीन जैसा कुछ निकला था, एस्केरिस हो गया था, है ना। मतलब एस्केरिस वर्म था और डिजीज का नाम क्या था, एस्केरियसिस। तो एस्केरिस वो वर्म, ठीक है। फिर वैसे ही आपको याद होगा कि जो ये जो लिम्स है एकदम हाथी जैसा बड़ा बड़ा हो गया था, एलिफेंटियसिस, तो उसको कॉज करने वाला जो वर्म है फाइलेरियल वर्म। तो इन सब के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में ब्लड में क्या होता है, ईओसिनोफिल होता है। और साथ साथ एंड एक और फंक्शन है, दो फंक्शन है उसका, एंड दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ व्हाट, ऑल्सो हाँ एलर्जिक एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रेस्पॉन्सेस। फिर इसके अलावा जो हमने डायग्राम से सीखा था कि इसका जो आइडेंटिफाइंग फीचर है वो क्या है, हेडफोन जैसा उसका न्यूक्लियस है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दे हैव बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है उनके पास, दो लोब वाला बाइलोब्ड न्यूक्लियस। बगल में बना के रख देंगे, छोटा सा ही तो डायग्राम है, इस तरह का हेडफोन जैसा आपको डायग्राम बनाना है। अब देखो नीट के पेपर में या फिर मान लो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी MCQ आता है ना, तो अगर थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया, थोड़ा घुमा के आपको फंसाने के लिए पूछा जा सकता है कि आपको कुछ एक इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने आपको ब्लड टेस्ट करने को बोला, तो ब्लड में कौन सा सेल आपको नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा, तो आंसर है आपका क्या, यूसिनोफिल। आई बात समझ। तो इस तरह का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट हमेशा नहीं पूछा जाता। और वैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही क्या है, फिल्टर की तरह काम करता है, डॉक्टर को ढूंढने में हेल्प करता है, एंटी वालों को, ये डॉक्टर बनने लायक है या नहीं। यूसिनोफिल के बाद नेक्स्ट आ जाता है, चलो चलो यूसिनोफिल हो गया हमारा, फिर उससे पहले हमने न्यूट्रोफिल कर लिया, अब हम लोग पहुंच गए किसमें, बेसोफिल में पहुंच गए। फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं कौन सा पार्ट, WBC दो टाइप का होता था, एक है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा क्या है, एक ग्रेनुलोसाइट जिनके सेल्स के साइटोप्लाज्म में बहुत सारा ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, उनको हमने ग्रेनुलोसाइट में रखा है, और ग्रेनुलोसाइट का ये थर्ड ब्रदर है, मतलब तीसरा बंदा है। दो हमने ऑलरेडी कर लिया है। मैंने आपको पहले ही कहा था इनका नाम बेसोफिल क्यों पड़ा, हमने जब पढ़ा था तीनों का नाम तभी कहा था कि जब इसको देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर तो इसके ऊपर ये तभी स्टेन्ड होगा जब हम लोग क्या डालेंगे, बेसिक डाई डालेंगे, क्योंकि ये बेसिक कंपोनेंट्स को अट्रैक्ट करता है, हैंस द नेम बेसोफिल। ठीक है, अच्छा। तो उसी तरीके से यूसिनोफिल एसिड को अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रोफिल न्यूट्रल डाइस को या फिर स्टेन्स को अट्रैक्ट करता है। अब बेसोफिल्स के बारे में क्या दिया गया है, सबसे पहले जो बुक में थ्योरी में लिखा गया है, बेसोफिल के बारे में इसका परसेंटेज दिया गया है, एक बारी परसेंटेज ढूंढो, बेसोफिल के बारे में परसेंटेज ढूंढो। ये लीस्ट परसेंटेज में पाया जाता है, 0.5 to 1%। मोस्ट अबंडेंट क्या था, याद करो, इन तीनों में से एक था, न्यूट्रोफिल था मोस्ट अबंडेंट। आपको जब क्वेश्चन MCQ दिया जाएगा तो यहाँ पर मिसमैच टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, या तो बन सकता है आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, वैसा बन सकता है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सारा याद करना ही पड़ेगा। खैर, तो 0.5 to 1% ऑफ WBCs, पहला पॉइंट हमने लिख लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं,
बेसोफिल के बारे में और क्या क्या कहा गया है? बेसोफिल के बारे में लिखा गया है कि इनके अंदर, बेसोफिल्स के अंदर देखो लिखा गया है, बेसोफिल सिक्रीट 3 चीज़ें, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपारिन एक्सेट्रा, और भी चीज़ें पाई जाती है। मेन इन 3 चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि न्यूट्रोफिल क्या है, फैगोसाइटिक है, बैक्टीरिया वगैरह को आने से वो मार देता है, इसलिए हम लोग उसको पुलिस भी कहते हैं, उसका तो समझ में आता है। फिर हमने पढ़ा ईओसिनोफिल, वो हमने देखा टेपवर्म वगैरह, लिवर फ्लिक वगैरह ऐसे पैरासाइट से हमें और एलर्जी के टाइम पे हेल्प करता है। चलो फिर से बॉडी को हेल्प किया। अब बेसोफिल ने कैसे हेल्प किया डायरेक्टली नहीं लिखा गया है, कहाँ गया है, आर इन्वॉल्व्ड इन क्या लिखा गया है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस लिखा गया है। चलो पहले आप लोग लिखो सिक्रीट्स क्या क्या सिक्रीट करता है, उसका फंक्शन भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ठीक है? सिक्रीट्स ए लिखेंगे, पहले सिक्रीट करता है क्या, वो हिस्टामाइन सिक्रीट करता है, कहाँ गया? अब हिस्टामाइन क्या चीज़ है? आपको शायद इतना पता होगा कि ब्लड कैपिलरी से, ब्लड से कुछ कुछ प्लाज्मा हो गया, थोड़ा डब्ल्यूबीसी हो गया, ये सब लीक होके ही क्या बनता है, लिम्फ बनता है। लिम्फ कुछ और चीज़ नहीं है, ब्लड से ही लीक होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ब्लड का सारा कंपोनेंट लीक नहीं होता, थोड़ा सा प्लाज्मा और क्या जाता है, डब्ल्यूबीसी जाता है, उससे लिम्फ बनता है, जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ब्लड कैपिलरी है, उससे बाहर निकला तो कहाँ पहुंचा, टिश्यू के पास में, तो टिश्यू के सेल सेल के बीच में वही लिम्फ ही घूमते रहता है। अब कहीं कैपिलरी में अगर ब्लड का फ्लो ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर अगल बगल के टिश्यू में लिम्फ भी ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा या नहीं होगा ना? तो अब हिस्टामाइन क्या है, कहीं अगर आप गिर गए, कुछ स्कूल में आपने झगड़ा कर लिया, किसी के साथ बॉक्सिंग हो गया, ठीक है, तो ऐसे केस में कहीं अगर इंजरी हो जाता है तो फिर उस जगह बेसोफिल्स क्या रिलीज कर देता है, हिस्टामाइन रिलीज कर देता है। वहाँ के ब्लड वेसल्स, बेसिकली ब्लड कैपिलरीज को क्या करता है, डायलेट, डायलेट समझते हो ना, कॉन्स्ट्रिक्शन का ऑपोजिट वर्ड है डायलेशन, डायलेट थोड़ा सा उसको वाइडन कर देता है, जिसके चलते उस जगह क्या होता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और लिम्फ का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, तब वो टिश्यू फुल सा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, बॉडी को क्या फ़ायदा मिला, कहीं इंजरी हो जाने से हो सकता है आपकी स्किन पे कहीं स्क्रैच वगैरह आ गया हो, कुछ हो गया हो, जैसे होता नहीं, खाना बनाने जाते हैं हम लोग, तो कभी हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं है ना, तो कढ़ाई कहीं कुकर कहीं लग के जल गया, फिर वहाँ पर तुरंत क्या हो जाता है, एक व्हाइट कलर का, हाँ व्हाइट कलर का फ्लूइड टाइप, नहीं है वो, व्हाइट कलर का फ्लूइड क्या है, लिम्फ है। जैसे ही आपको इंजरी हुआ तो वहाँ पर क्या आ गया, हिस्टामाइन सिक्रीट हो गया बेसोफिल से, और वहाँ पर बहुत सारा ब्लड फ्लो होके फिर वहाँ पर लिम्फ एक्यूमुलेट हो गया। लिम्फ में प्लाज्मा होता है और क्या होता है, क्या कहा था मैंने, डब्ल्यूबीसीज, क्योंकि वहाँ पर अब आपकी स्किन जल चुका है ना, तो क्योंकि हो सकता है इसी का फ़ायदा उठा के बैक्टीरिया वगैरह अंदर चला जाए, तो हमने जब तक दोबारा स्किन पहले जैसा नहीं हो जाता, हमने वहाँ पर अपने पुलिस या फिर वॉचमैन को हमने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। सही बात समझ? तो इन्फ्लेमेशन बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो ये हिस्टामाइन उसमें हेल्प करता है, वैसोडायलेटर, एंड इट हेल्प्स इन व्हाट, इन्फ्लेमेशन। अगर हिस्टामाइन ही वैसोडायलेशन करके इन्फ्लेमेशन करवा देता है तो बाकी दो बंदों का क्या काम है, देखो एक और है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का काम उल्टा है, ये क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। अब देखो बेसोफिल जिस वक्त एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कभी वैसोडायलेटर तो कभी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज करता था। अब देखो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज करने से एक ही जगह पे वो हिस्टामाइन भी रिलीज कर देगा, सेरोटोनिन भी करेगा, वैसा तो नहीं करेगा वो, ठीक है, फिर क्या होगा, एक दूसरे का कैंसिल ही हो जाएगा, फिर तो बेकार हो गया। फिर कई बार ऐसा होता है, इंजरी हो गया, कट हो गया, आपका हमेशा जलेगा नेसेसरी नहीं है, तो वहां से ब्लड रिलीज हो रहा है, तो ब्लड ज़्यादा रिलीज ना हो, ब्लड वेसल्स को दबाने का काम कौन करता है, सेरोटोनिन करता है, ब्लड वेसल्स के मुंह को दबा के रखता है। हम भी खुद भी दबाएंगे ही कहीं कटेगा तो, लेकिन सेरोटोनिन भी क्या करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो इंजरी के टाइम पे। आई बात समझ? अब देख रहे हो बेसोफिल भी बेसिकली बॉडी को प्रोटेक्ट करने का ही काम कर रहा है, उसका अपना तरीका है, हर कोई बैक्टीरिया को खा जाएगा वही नहीं है मतलब, ठीक है। तो प्रिवेंट्स, क्या प्रिवेंट कर रहे हैं हम लोग, एक्सेसिव ब्लड लॉस। फिर तीसरे बंदे का काम क्या है, चलो ये लिखो, फिर आते हैं तीसरे में, हेपारिन का काम भी जान लेते हैं। हेपारिन का काम है, ये जान लो, ये बाद में भी आपको चाहिए होगा, ये है एंटी कोआगुलेंट है, मतलब ये ब्लड को क्या नहीं होने देता, क्लॉट नहीं होने देता। तो एंटी कोआगुलेंट डाल के बेसोफिल कैसे हेल्प करता है हमारा, कभी नहीं होता है कुछ इंजरी हो गया, कुछ हो गया एक्सीडेंट वगैरह में,
इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, इंजरी हमेशा बाहर ही आपको विजिबली होगी, नेसेसरी नहीं है, कहीं अंदर भी इंजरी हो सकता है, वहां पर क्लॉट होने से हम लोग क्या कहते हैं, हेमोरेज कहते हैं। कभी नहीं होता ब्रेन हेमोरेज हो गया, आईसीयू में डालना पड़ा आदमी को। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करता है कौन, हेपारिन। नॉर्मली फिर से नहीं होता, कई बार हेपारिन नहीं कर पाता, तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है, इंटरनल क्लॉटिंग प्रिवेंट करता है। तो देखो बेसोफिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसोफिल हो गया तो फिर इसके साथ हमारा क्या कंप्लीट हुआ, ये 3 भाई था ना, ग्रेनुलोसाइट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लिखेंगे ए ग्रेनुलोसाइट। अच्छा, बेसोफिल के बारे में एक चीज़ और लिख लो आप लोग, डायग्राम से जब हमें पता चलता है, जैसे यूसिनोफिल का डायग्राम देख के हमें पता चला था उसका हेडफोन जैसा बाइलोब न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल का क्या होगा, यहीं पर लिख लो, ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस होता है उनका, 3 लोब वाला न्यूक्लियस। चलो ठीक है। अब अगर बना के रखना है तो बगल में बना के रख दो, इस तरह का न्यूक्लियस होगा, एज इट इज नहीं है, मतलब 3 गांठ जैसा, इमली जैसा होगा, मतलब ऐसा ही होना पड़ेगा, नेसेसरी 3 गांठ जैसा बना दो आप, छोटा बड़ा कोई बात नहीं। चलो हो गया बेसोफिल के बाद। अब फिर से हेडिंग बना लो, ए ग्रेनुलोसाइट। चलो ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। फिर उसके अंदर आप लोग सब हेडिंग बना लो। इसके अंदर पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मोनोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब देखो मोनोसाइट्स के बारे में मैंने शुरू में ही आपसे डायग्राम में डिस्कस किया था कि देखो ये सबसे लार्जेस्ट है, और इसका न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये किडनी शेप का न्यूक्लियस रखता है। ठीक है, तो पहले तो डायग्राम से जो हमें पता लगता है वो लिख लेते हैं, नहीं तो स्किप हो जाता है दिमाग से। तो ये क्या है, ये लार्जेस्ट WBC है। ठीक है, किडनी शेप्ड को एक नया वर्ड आप लोग सीख लो, उसको रेनिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि रिनियल का मतलब होता है किडनी, रेनिफॉर्म मतलब किडनी जैसा। तो रेनिफॉर्म न्यूक्लियस होता है उसको, जिनको मीनिंग नहीं समझ आ रहा है आप लोग ब्रैकेट में लिख के रखना, बाद में भूल जाओगे, किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड मतलब। फिर आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि 2 ही ऐसा सेल है जो क्या होता है, फेगोसाइटिक होता है, एक न्यूट्रोफिल, दूसरा कौन था, मोनोसाइट खुद था। आपको याद है एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था कि देखो न्यूट्रोफिल्स कहाँ गया, कहाँ गया, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर लिखा है फेगोसाइटिक सेल्स। तो फिर ये भी फेगोसाइटिक है, थ्योरी में आ जाता है, ये तो डायग्राम से पता चल गया, फेगोसाइटिक है, साइज में बड़ा है। तो इसीलिए जैसे छोटे वाले को हम लोग कहते थे माइक्रोपुलिस, इसको कहते हैं बड़ा पुलिस, हैंस ऑल्सो नोन एज, बुक में नहीं है, मैक्रोपुलिस मैन। ये दोनों फेगोसाइटिक सेल घूमते रहता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, जब बैक्टीरिया वगैरह को खाने के लिए हमारे पास पहले से ही एक था ही पुलिस, तो अब इसमें बड़ा पुलिस क्यों चाहिए फिर। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि SP DSP ऐसा कोई चाहिए, सब अपना काम करते रहेगा, एक किसी को ऑर्डर देता है, वैसा भी सीन नहीं है। तो एक्चुअली ऐसा है कि बैक्टीरिया वगैरह को खाली अगर खाना रहता तब तो न्यूट्रोफिल ही काफ़ी है, लेकिन हमारे बॉडी में डे टू डे एक्टिविटी में बहुत सारा सेल ये रेगुलर बेसिस पे मरते रहता है। ये जो बूढ़ा सेल है, बेकार सेल है, यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, उनको भी तो किसी को साफ करना पड़ेगा, साफ करने के लिए कुछ खाने वाले सेल्स ही है। अब हमारे सेल्स को खाने के लिए थोड़ा सा बड़ा सेल चाहिए, क्योंकि हमारा सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक है। तो वो जो बड़ा सेल है, जो ये मरा हुआ या फिर बूढ़े सेल्स को कहा जाता है, वो कौन है, मोनोसाइट्स। इसीलिए इनको हम लोग स्कैवेंजर सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो का फंक्शन ही है एक्ट एज स्कैवेंजर सेल्स। क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग सेल्स। चलो फिर मोनोसाइट के बारे में इतना काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप लोग, नेक्स्ट आप लोग लिखोगे एक और बचा, कौन है, लिम्फोसाइट्स। नंबर 2 लिखो लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स में डायग्राम में देखोगे कि 2 तरह का लिम्फोसाइट दिया गया है, एक है टी लिम्फोसाइट, दूसरा है क्या, बी लिम्फोसाइट। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही कहा था कि हमारा कोई भी ब्लड सेल हो वो हमेशा एक ही जगह बनता है, कहाँ बनता है याद है तो बताना, बोन मेरो। कौन सा बोन मेरो, रेड बोन मेरो। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है वो भी ब्लड सेल्स ही है, तो वो कहाँ बनता है, रेड बोन मेरो में ही बनता है। उसके बाद लिम्फोसाइट्स ना, जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में इम्यूनिटी, तो आपको पता चलेगा कि इम्यूनिटी 2 तरह का होता है। एक होता है जो एक्वायर करते हैं हम लोग, जैसे मान लो कुछ नया बैक्टीरिया वगैरह अंदर गया तो बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना, तो वो हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और बाकी जो पैदाइशी रहता है, जैसे स्किन इम्यूनिटी का ही पार्ट है, तो ये सब इनबॉर्न है। एक्वायर्ड हो गया, एक हो गया इनबॉर्न। एक्वायर्ड में हम लोग क्या करते हैं, जब भी बॉडी को कुछ नया फॉरेन पार्टिकल दिखता है, उसके अगेंस्ट बॉडी बनाती है क्या, एंटीबॉडी। नाम सुना होगा आपने।
तो लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाने के रोल में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब तो फिर लिम्फोसाइट को ये मतलब कुछ तरीका होना पड़ेगा जिससे वो लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि ये फॉरेन पार्टिकल है और ये हमारा खुद का है। जब लिम्फोसाइट इस काम में एक्सपर्ट हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो मैच्योर हो चुका है, ठीक है। अभी मैं लेमन लैंग्वेज में कह रहा हूँ, वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट का मतलब होता है कि नाउ इट कैन आइडेंटिफाई सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अपना और पराया वो अब वो माप सकता है, ठीक है। तो अब लिम्फोसाइट जब बनता है, कोई कोई लिम्फोसाइट बोन मेरो में बन के उधर ही मैच्योर हो जाता है, किसी किसी को दूसरे स्कूल में भेजना पड़ता है। और दूसरा स्कूल का नाम है थाइमस, आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में एक ग्लैंड का नाम आता है थाइमस। बच्चों में होता है, जब आदमी बड़ा होता है, करेक्ट, आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो जाता है। तो बचपन में ही इम्यूनिटी भी तो डेवलप होता है ना। तो जब बोन मेरो से सेल बन के जिन सेल्स को हम लोग भेज देते हैं, जाओ तुम थाइमस जाओ वहाँ पढ़ के आओ, समझ लो दुनियादारी, तो उनको हम लोग नाम देंगे वो टी वाले लिम्फोसाइट्स है, वहाँ जाके पढ़ा था वो। और जो यही मेच्योर हुआ है वो है बी लिम्फोसाइट, बोन मेरो में ही मेच्योर हुआ। तो आप लोग लिखोगे 2 टाइप्स का है ये, एक टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन व्हाट थाइमस। अब देखो लिम्फोसाइट का काम है क्या बनाना, एंटीबॉडी बनाना, मैंने कहा आपसे, लेकिन टी लिम्फोसाइट डायरेक्ट एंटीबॉडी नहीं बना सकता। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीजेन, जो फॉरेन पार्टिकल उसको एंटीजेन कहा जाता है। ध्यान से सुनना, एंटीजन एंटीबॉडी अभी में चाहिए होगा। अगर आप लोग नेक्स्ट पेज में देखोगे तो ब्लड ग्रुप आपका शुरू हो जाता है और ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट आता है। एंटीजन मतलब जो फॉरेन पार्टिकल है, एंटीबॉडी जो उसके अगेंस्ट फाइट करता है। टी लिम्फोसाइट एंटीजन को देखता है, उसको स्टडी करता है और उसके अगेंस्ट किस तरह का एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा वो जाके बी लिम्फोसाइट को बताता है, तुमको बनाना है, ठीक है, और ये वाला एंटीबॉडी मुझे चाहिए। वो खुद नहीं बनाता, लेकिन बेसिकली ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किसको, अपने भाई को। इट हेल्प्स द बी लिम्फोसाइट्स, खुद नहीं बनाता लेकिन, हाँ, लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस व्हाट, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अगर ये नहीं होगा तो बी लिम्फोसाइट भले ही जितना खुद भी टैलेंटेड हो, लेकिन ये एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जो HIV वायरस है जिसके अगेंस्ट हम लोग अभी तक मेडिसिन नहीं निकाल पा रहे, ये HIV इसी को इन्फेक्ट करता है। एकदम मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। फिर बी लिम्फोसाइट आ जाते हैं। बी लिम्फोसाइट कहाँ मेच्योर होता है, गेट मेच्योर्ड इन बोन मेरो, और इनका काम है एंटीबॉडी बनाना, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अभी के लिए इतना काफ़ी है। क्लास 12 में जब हम लोग पढ़ते हैं इम्यूनिटी, वहाँ पर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, टाइप, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स के बारे में भी थोड़ा डिटेल्स में हम लोग तब जाएंगे। तो ये हो गया आपका WBC, डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC और उनके फंक्शंस, सिग्निफिकेंस जो भी है, ठीक है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है। इनका न्यूक्लियस, जैसे अभी तक हमने जितना भी WBC पढ़ा, किसी का भी न्यूक्लियस नॉर्मल नहीं था, मतलब एक का हेडफोन जैसा, एक का ट्राइलोब्ड, एक का मल्टीलोब्ड, है ना, एक का किडनी फॉर्म। इसी इकलौता ये WBC है जिसका क्या होता है, स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है। ऐसे बना के रख दो। कई बार MCQ में आपको आइडेंटिफाई करने दिया जाएगा कौन सा WBC क्या है, तो डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आता है ना, तो खास करके CBSE में तो आता ही है।